सभी मित्रों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराने वाला हूं जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं। यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि मैंने सिलेबस के लगभग प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन मैंने लिए हैं और उन क्वेश्चन से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी के माध्यम से एक एक टॉपिक भी कंप्लीट होता हुआ आपका चलेगा। कहने का मतलब है सब कुछ इस वीडियो में आपको कराऊंगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन, 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आपको ये भी पता चलेगा आप कितनी गहराई में हैं, किस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितने लेवल की है, वो सब कुछ इसी वीडियो से आपको पता चलने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो ध्रुव हैं, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये आखिर बर्फ से क्यों ढके होते हैं? यहाँ पर बर्फीली हवाएं ही चलती हैं और यहाँ पर हमेशा ही बर्फ की चादरें पड़ी रहती हैं। क्यों यहाँ पर बर्फ हमेशा ही जमी रहती है? क्यों यहाँ पर बर्फ पाई जाती है? आपको बताना है सबसे बेहतर व्याख्या करने वाला कथन। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं। गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। आपको राइट आंसर बताना है। क्या गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान रहता है? क्या यही इसका कारण है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। न ही तापमान और आतपन के बीच का संबंध है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जो कि गलत है, बल्कि ध्रुवों की ओर घटती है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में 2 से 3 बार अब तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताने लायक है। और यहाँ पर 2 से 3 चीजें छिपी हुई हैं, जो मैं यहाँ पर 2 से 3 चीजें आपको बता दूंगा। तो आप लोग ये ध्रुव क्या है, आतपन क्या है, भूमध्य रेखा, ध्रुव, ये सब कुछ क्लियर यहीं पर मैं कर दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको उत्तर यहाँ पर बता दिया। सेकेंड, आतपन की मात्रा जो होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कैसे घटती है, आपको कैसे पता करना है? आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, बल्कि समझने का प्रयास करना है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आतपन बोलते हैं सूर्य की ऊर्जा। जैसे आप सूर्य के सामने कभी जमीन पर बैठे हो तो आपको किरणें पड़ती हैं या रोशनी बिखरती है सूर्य की, है ना, उसी को हम लोग आतपन बोल सकते हैं। सूर्य से आने वाली ऊष्मा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। जो आतपन का मतलब आप लोग ले लो सूर्य की ऊष्मा से या रोशनी से। भूमध्य रेखा, बीच वाली भूमध्य रेखा, तो आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि सूर्य की जो सबसे ज्यादा ऊष्मा होती है भूमध्य रेखा पर पड़ती है और ध्रुव यहाँ पर ऊपर और नीचे बर्फ है। सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी कहाँ पर होगी? बीच वाले पार्ट में होगी। जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा। आतपन की मात्रा कैसी होगी? घटती जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। बीच में सर्वाधिक होगा, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो कम होता जाएगा, अर्थात घटता जाएगा। वही मैंने आपको बताया है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आतपन और सूर्यातपन समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में बनते रहते हैं। यह इंपॉर्टेंट जानकारी है। आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है? आतपन प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इस लाइन से ना जाने कितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। यूपीएससी तक एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कैसी है? घटती जाती है, ना कि बढ़ती है। यही कंफ्यूज आपको बार बार करेगा। ठीक है ना, तो इतना आपने समझ लिया और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए जलवायु और तापमान। जलवायु क्या होता है? दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। और तापमान वायु में मौजूद ताप व शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान दिन रात और ऋतुओं में भी बदलता है।
आतपन या सूर्य तपन को मैंने क्लियर कर दिया। और नए मित्र जितने भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन मित्रों को एक छोटी सी जानकारी ज्ञात नहीं होगी, मैं उस जानकारी से अवगत करा देता हूं। यह जानकारी जो आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से यह जानकारी आपको बताई जा रही है। जितने भी मित्र इन नोट्स को लेने के लिए इच्छुक हों तो नोट्स आप लोग ले सकते हो। एसएसटी का नोट्स आपको सिर्फ मिलने वाला है और इन नोट्स के माध्यम से आपकी 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इन नोट्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को पॉलिटी मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को एसएसटी पेडागोजी मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और नोट्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मिलेगा 2011 से अब तक का। ठीक, तो नए मित्र को जानकारी नहीं पता थी, इसलिए मैंने उनको बता दिया। और लेना कैसे है, नंबर आपकी स्क्रीन पर लिख करके आ रहा होगा 9696400597। इस नंबर पर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करके भी ले सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ले सकते हो। अब मैं बात करता हूं जितना मैंने आपको बताया इससे जुड़ी हुई जानकारी। ठीक, इससे जुड़ी हुई जानकारी। और जानकारी बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ और आपको बता दूं कि जो पवन होती है, पवन कैसी बहती है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो पृथ्वी पर आतपन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आतपन के बारे में अभी मैंने आपको अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए गलत, ए इसमें है गलत, ए इसमें है गलत, ए इसमें है गलत। बचेगा आपका बीसी, जो कि आंख मूंदकर आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक, क्योंकि ये पहला गलत हो गया ना, दूसरे अपने आप सही हो जाएंगे। विषुवत वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। आतपन का मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उष्मा अधिक प्राप्त करती है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है। ये भी बात आपकी सही हो जाएगी, बी और सी यहाँ पर सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन आतपन की मात्रा पर है। आतपन की मात्रा में भिन्नता या क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी इसका एक कारण है, क्योंकि पृथ्वी जो है घूमती है, तो घूमने के कारण पर भी कहीं कहीं पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, कहीं कहीं पर कम रोशनी पड़ती है, तो ये भी एक कारण हो जाएगा। सूर्य की किरणों का नतिकोण, कहीं पर सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है, कहीं किरणें कम पड़ती हैं, कहीं ज़्यादा पड़ती हैं, ये भी आतपन का कारण है। दिन की अवधि मतलब कि रात में सूर्य इतने घंटे निकलता है, रात्रि बड़ी हो जाती है, कम निकलता है तो रात्रि बड़ी होती है, ज़्यादा निकलता है तो रात्रि छोटी है। दिन की भी अवधि इस पर डिपेंड करती है। ए बी सी तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे आतपन के बारे में। और आतपन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रभावित होता है। आतपन का मतलब क्या है? आप इसको ना समझ पाए तो बहुत बेकार बात है। आतपन का मतलब मैंने बताया, सूर्य की रोशनी समझ लो, सिंपल सी भाषा में रोशनी ही मैं आपको बताऊंगा। रोशनी समझ लो या उसका प्रकाश आप लोग बोल लो, सूर्य का प्रकाश, ठीक, जिसको आतपन बोलते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है ये प्रभावित होता है बादलों द्वारा। जब बादल आसमान में छाए हुए होते हैं तब पृथ्वी तक इसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। जैसे आपने बरसात का मौसम देखा होगा, घने बादल छाए हुए हैं तो वो प्रभाव डालते हैं, आतपन पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो बादल द्वारा भी प्रभावित होता है। अक्षांश द्वारा क्या प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है, अक्षांश द्वारा भी प्रभावित होता है। जलवाष्प व धूल कणों के द्वारा भी यह आपका प्रभावित होता है। ठीक, ए और सी तो बिल्कुल करेक्ट आपके हैं ही, बल्कि इस बी भी यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो नए मित्र, आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितनी गहराई से पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सब कुछ कर लोगे, है ना। तो आपको ये सारी जानकारी बता दी मैंने। नए मित्र अवश्य रूप से नोट्स को लेकर के तैयारी कर लेना। 10 दिन के भीतर आप लोग कंप्लीट सिलेबस को निचोड़ के रख दोगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिससे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है वायुमंडल की परत के बारे में। वैसे तो आपको वायुमंडल की परतों का ज्ञान होगा, सबसे पहली कौन सी है, उसके ऊपर कौन सी है, फिर उसके ऊपर कौन सी है। तो सबसे पहली आपकी परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल।
ये क्रम रहा पृथ्वी से अर्थात धरातल से, जमीन से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, आसमान में जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल मिलेगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल सबसे अंत में मिलेगा। परंतु क्वेश्चन में पूछा है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा, अर्थात रॉकेट आपका आसमान में है, उसको पृथ्वी पर उतरना है तो सबसे पहले कौन सी परत मिलेगी? सबसे ऊपर मिलेगी उसको बहिर्मंडल। बहिर्मंडल से नीचे आएगा बाह्य वायुमंडल पर, फिर उसके नीचे आ जाएगा मध्य मंडल पर, फिर उसके नीचे आएगा समताप मंडल में, अंत में वो क्षोभ मंडल पर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ से आएगा? बहिर्मंडल से। सबसे पहले बहिर्मंडल किस में है? यहाँ पर है, बहिर्मंडल से आएगा, फिर बाह्य मंडल, मध्य मंडल, लास्ट में क्षोभ मंडल पर आ जाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसको आपने नहीं समझ पाया, मैं आपको समझा दूं। जैसे ये है अपनी पृथ्वी नीचे, ये है आसमान पूरा, यहाँ से ये रॉकेट आ रहा है ना, ये आपका रॉकेट आ रहा है। ठीक, तो ये रॉकेट जैसे जैसे आएगा तो सबसे ऊपर वाली परत से गुजरेगा, फिर नीचे परत, फिर नीचे, फिर लास्ट में आपकी क्षोभ मंडल से आपका आ जाएगा रॉकेट। तो सबसे ऊपर कौन सा है? बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, ठीक, आयन मंडल, समताप मंडल, फिर आपका क्षोभ मंडल। समझे ना? तो इस प्रकार से होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देख लो, पवनों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुन करके बताना है। वायु निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। ये पवन बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन को भी आपको समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि ना जाने कितने क्वेश्चन हर बार पेपर में बनते हैं। तो इसको भी आपको समझा दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान ना होने की आवश्यकता है। ठीक, तो पवन को समझा देता हूँ। पवन जो होती है ये हमेशा उच्च से निम्न की ओर बहती है, ऊंचे से नीचे की ओर बहती है, उच्च से निम्न की ओर पवन बहती है। यहाँ पर लिखा है निम्न से उच्च दाब की ओर, गलत हो जाएगा, बल्कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। ए गलत है, ए इसमें है तो काट दो आप लोग, इसको भी काट दोगे, फोर्थ वाले को भी काट दोगे, बचेगा सेकेंड जवाब जो कि बी और सी। इस क्वेश्चन का आंख मूंद कर आप लोग इसको टिक कर सकते हो। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आपके बनते हैं, न्यू ट्रेंडिंग यही है क्वेश्चन पूछने का तरीका। अगर आपने एक गलत कर दिया तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, ऐसे करो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है, सही है। ए आपका गलत है, बाकी बी सी इस क्वेश्चन का सही है। मैंने आपको बताया कि पवन को समझ लेना उपयोगी है। पवन की गति को आपने समझ लिया, उच्च से निम्न की ओर बहती है। अब पवन के प्रकार को भी समझ लेना उपयोगी रहेगा, उसको भी समझा देता हूँ। पवन को समझने से पहले आपको वायु दाब को समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि वायु दाब कहीं ना कहीं पवन से ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसको सबसे पहले समझाता हूँ। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने से घट जाता है या घटता जाता है। ये समझ लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विज्ञान में भी क्वेश्चन बनता है और सोशल साइंस में तो बनता ही बनता है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया आपको अगर हम लोग वायुमंडल के ऊपर जाएंगे, आसमान में अगर जाएंगे, तो जो एयर प्रेशर होगा या जो वायु दाब होगा वो कैसा होगा? गिरने लगेगा, अर्थात घटने लगेगा। ऊंचाई पर जाने पर घटता है, समुद्र के तल में सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर आता रहता है तो घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ताप द्वारा प्रभावित होता है, ये याद रखना, ताप द्वारा। अब देख लो वायु दाब के क्षेत्र, एक निम्न दाब क्षेत्र होता है, एक उच्च दाब क्षेत्र होता है। निम्न को समझ लेता हूँ। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा है। क्या आपने समझा? आपने समझा निम्न दाब क्षेत्र। निम्न दाब क्षेत्र क्या है? अधिक तापमान, जहाँ का अधिक तापमान है वह निम्न दाब है, क्योंकि तापमान जहाँ पर अधिक होगा ना तो वहाँ की वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, तो निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। वहाँ पर वायु दाब बिल्कुल 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 कम ही होगा, क्योंकि गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है
और ठंडी वायु हमेशा नीचे की ओर बहती है। जैसे बादल युक्त मौसम हो गया, नम मौसम हो गया। अब उच्च दाब क्षेत्र को समझ लेना उपयोगी रहेगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर कोहरा टाइप का मौसम है या जहाँ पर ठंडक वाला एरिया है, बर्फीला एरिया है, तो वहाँ पर तापमान कैसा होता है? कम होता है। और इस क्षेत्र की वायु कैसी होती है? ठंडी होती है और भारी भी होती है। भारी वायु नीचे बैठकर या निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जो ठंडी वायु होती है ना, वो नीचे बैठ जाती है और उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। कैसा दाब क्षेत्र? उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण आकाश स्वच्छ होता है। आकाश स्वच्छ होता है उच्च दाब के कारण, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको बताया वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, इसे पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? जब वायु उच्च से निम्न की ओर गमन करती है या बहती है। इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद पवन के प्रकार हैं स्थायी पवन, मौसमी पवन। स्थायी का मतलब है व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें इसका उदाहरण है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। भारत में मानसूनी पवनें हैं उनका उदाहरण। स्थानीय जो लोकल एरिया की होती हैं, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय विशेष समय में चलती हैं। स्थल एवं समुद्र समीर, सब कुछ बता दिया। अब इनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे वह मैं आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो तमाम है ना, क्वेश्चन तो तमाम है। एक ये देख लो, इम्पोर्टेंट है। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है। उच्च से निम्न की ओर बहती है। जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया है। और इस क्वेश्चन को भी समझा देता हूँ। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु कैसी होती है? ठंडी होती है। क्योंकि जहाँ पर तापमान बिल्कुल कम होगा तो वायु सीधी सी बात है ठंडी हो जाएगी। जहाँ पर ठंडी होगी तो वहाँ का दाब कैसा होगा? उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च दाब होगा। ठंडे क्षेत्र में वायु कैसी होती है? भारी होती है। ये बात सही है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अभी मैंने आपको इसको भी बताया। ठीक, ये भी आतपन के बारे में क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बता चुका हूँ। आतपन को भी, ये वायु दाब का क्वेश्चन है, इसको समझा देता हूँ। वायु दाब, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। जो वायु होती है ना, ये हमारे शरीर पर भी अपना दाब लगाती है, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। बात सही है। वायु दाब का हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दाब लगता है, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ये बात सही है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अब देखो उच्च दाब, ये दाब वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है? पवनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सी स्थायी है, कौन सी निश्चित पवन है, कौन सी मौसमी पवन है। ये सारा कुछ मैंने नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। नए मित्र इनको लेकर के आराम से पढ़ना। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए और सी सही है। सही उत्तर आपको बता देना है कौन सा यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। और जितने भी नदी घाटी के निकट जितनी भी बस्तियां पनपी हैं, वो सभ्यता का विकास वहीं से माना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करूं तो ये आपकी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, आपका इन सभी नदियों के किनारे जितने भी प्राचीनतम नगर हैं, वो सभी नगर दरअसल नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं। कोई भी सभ्यता का विकास हुआ है वो नदी घाटी के किनारे ही वो विकसित हुई हैं। तो पहला यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। और आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गलत है। बल्कि किसी भी स्थान पर बसने के लिए वहाँ के वातावरण का या तापमान का या जलवायु का या वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर लिखा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए गलत आपका हो गया। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल गलत। प्रकीर्ण नहीं बल्कि संकीर्ण। अब आप कहोगे कि संकीर्ण क्या है और प्रकीर्ण क्या है? प्रकीर्ण का मतलब होता है दूर दूर। शहर में क्या घर दूर दूर है, मकान क्या दूर दूर बने हुए हैं, बिल्डिंग क्या दूर दूर बनी हुई है? नहीं, बहुत ही संकीर्ण हैं, पास पास में सटे हुए बने हैं। ठीक, बल्कि गांव प्रकीर्ण होते हैं लेकिन शहर संकीर्ण होते हैं। सी भी गलत है, इसलिए
सी गलत है, प्रकीर्ण के कारण, ये नहीं के कारण गलत है, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। ग्रेफाइट क्या खनिज है? बिल्कुल खनिज है। नमक, नमक अर्थात जिसे लवण बोलते हैं, जो कि नमक कैसा खनिज है? ये समुद्र आधारित खनिज है, या समुद्र आधारित संसाधन बोल सकते हो, समुद्र आधारित खनिज नमक। मछली क्या है? मछली भी समुद्र आधारित है। चूना पत्थर भी खनिज है, अपभ्रक भी खनिज है। तो यहाँ पर चारों आपके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सबसे उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं? परमाणु, गैस, पवन, सौर। ऐसे क्वेश्चन आप मात्र चुटकियों में सोल्व कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन आपने समझ लिया हो। एसएसटी कोई रटने वाला विषय नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन कई लोग रटने का प्रयास करते हैं, उसी में वो चूक जाते हैं, है ना, उसी में वो चूक जाते हैं। समझने का तो आप प्रयास करते नहीं हो। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय। अब उष्णकटिबंधीय यहाँ पर क्यों जोड़ा गया है, इसका कारण तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त होती है, यहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है, ऊष्मा सबसे अधिक होती है। परमाणु गैस के लिए क्या सूर्य की ऊर्जा चाहिए? नहीं चाहिए। गैस के लिए क्या सूर्य की ऊर्जा चाहिए? नहीं चाहिए। बल्कि पवन ऊर्जा के लिए आपकी सूर्य ऊर्जा चाहिए। जो सौर ऊर्जा है उसके लिए सूर्य की एनर्जी चाहिए इस ऊर्जा को विकसित करने के लिए, ठीक, और पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है, ठीक। तो पवन और सौर यहाँ पर सही होगा, सी और डी, अर्थात थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, रोपड़ कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रोपड़ कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। केवल ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। यहाँ पर कौन सा सही होगा? रोपड़ कृषि मिश्रित कृषि का उदाहरण या प्रकार नहीं है, जो कि सरासर यहाँ पर गलत दिया गया है। मिश्रित कृषि में हम लोग किसको रखते हैं? फसल को रखते हैं। किसको? फसल और चारा वाली फसल, फसल प्लस चारा की फसल, ठीक। इन दो फसलों को एक साथ उगाया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, न कि रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि आपके इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और भारी भरकम औद्योगिक औजारों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बड़ी ही पूंजी की आवश्यकता होती है, अर्थात धन की आवश्यकता होती है। यह बड़े क्षेत्र पर यह कृषि की जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यह खेती की जाती है, जैसे केला है, अनानास है, कपास है, ठीक, चाय है, कहवा है। ये कैसी खेती हैं? ये आपकी रोपड़ कृषि के अंतर्गत आती हैं। केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त मौसम होता है। गांव के लोग ज़्यादातर संयुक्त परिवारों में रहते हैं। यहाँ पर पूर्वाग्रह वाला आपको कथन बताना है, कौन सा पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से जकड़ा हुआ कौन सा कथन है, पूर्वाग्रह से कौन सा बंधा हुआ कथन है, कौन सा पूर्वाग्रह का कथन है जिसमें जंजीर पूर्वाग्रह की पड़ी हो। तो गांव के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं, तो सही बात है। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है कथन। राइट आंसर आपका यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? विविधता भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी द्वारा चलाया जा रहा है। समुदाय विशेष
तो ये विविधता को स्वीकारता नहीं है, ये तो बी गलत है आपका। बी जहाँ जहाँ पर हो उसको हटाओगे आप, बचेगा ए सी। ए एंड सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए और सी। अगला, किस निकाय अर्थात संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? जिला परिषद, वार्ड प्रमुख, ग्राम सभा, पंचायत समिति। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है। अगला, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? भारत में जो कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक लोग हैं और निर्माण श्रमिक हैं, इनको पेमेंट कौन करता है, भुगतान न्यूनतम कौन तय करता है? तय कौन करता है? ग्राम पंचायत कभी क्या भुगतान तय कर सकती है? नहीं करती है। ना ही जिला पंचायत तय करता है। राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। सी और डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सी डी, अर्थात थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब आपको यही नहीं मालूम होगा कि दादन व्यवस्था होती क्या है, पुटिंग आउट सिस्टम होता क्या है, ये भी आपको समझ लेना उपयोगी है। मैं आपसे क्या कहूँ कि दादन व्यवस्था, जैसे एक गांव है, गांव में बीड़ियाँ का काम चलता है, अर्थात जो बीड़ी पी जाती है ना, मादक पदार्थ बोल सकते हो, बीड़ी पीने का काम, तो बीड़ी बनाई जाती हैं, तो बीड़ी भी आपकी दादन व्यवस्था में आती हैं। गांव की महिलाएं टोकरी बुनती हैं, क्या बुनती हैं? टोकरी बुनती हैं। जैसे कोई व्यापारी आया, महिलाओं को उसने टोकरी वाला सामान दे दिया, महिलाएं उन टोकरी को बनाने लगीं। फिर व्यापारी आया, व्यापारी ने इन सभी टोकरियों को उन महिलाओं से ले लिया, कुछ पैसे दे दिए उनको, मतलब कि श्रमिक रूप में जो उनका मेहनत जो उनको टोकरी बनाने में लगा, वह वेतन उनको थोड़ा बहुत रुपए पैसा दे दिया और उन टोकरियों के माध्यम से दुगना लाभ उस व्यापारी ने कमाया। तो यही है दादन व्यवस्था। व्यापारी और देखो, जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना, ये बात बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है। व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना, ये नहीं है। जुलाहों का मतलब क्या है? एक मेरे ख्याल से ये मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं जुलाहे, जो इस प्रकार के जैसे दरी बुनने का काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम करते हैं, टोकरियां बनाने का काम करते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं, कई प्रकार के काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। दादन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र पर होती है। ठीक, ये सब गलत है आपका। सही कौन सा है? सही यही है कि इनको कम पैसे दिए जाते हैं, इनको, ये बड़ी समस्या है। अब दादन व्यवस्था से बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस दादन व्यवस्था को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है आप लोगों को दादन व्यवस्था अर्थात पुटिंग आउट प्रणाली को समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दादन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दूसरा कौन सा है? व्यापारी व बुनकर के बीच की व्यवस्था। समझे, दादन व्यवस्था क्या है? व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था है। यहाँ पर तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है। तीसरा सही है। व्यापारी कच्चा माल बुनकर को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है किसे? व्यापारी कच्चा माल दे देता है जुलाहों को, ठीक, और या बुनकर को, तो उसको तैयार माल मिल जाता है। और एक और क्वेश्चन देख लो, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है, उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो यह दादन व्यवस्था कहलाती है। कितनी बार आया पेपर में क्वेश्चन। और देख लो क्वेश्चन, इच्छा ना हो तो देखते रहो। जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? तो थर्ड वाला होता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, यही घाटा झेलना पड़ता है बुनकर को। ये भी मैंने अभी आपको कराया। फिर क्वेश्चन देख लो, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ये केवल यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। बाल विकास निषेध अधिनियम 1929 निम्नलिखित प्रावधान थे। 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है।
18 साल से कम उम्र की लड़की और 20 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका राइट जवाब यहाँ पर होने वाला है बाल विवाह निषेध अधिनियम। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है। यह यहाँ पर पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए जीवन के वास्तविक अर्थ में रखता है। राइट आंसर आपका फोर्थ विकल्प हो जाएगा। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। अगला, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार को अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे का हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता किस चीज़ का शिकार है? सामाजिकरण का, अतिवादिता का, शासियाकरण का, संस्कृतिकरण का। कहने का मतलब है एक बच्चा है जो संथाली भाषा बोलता था, हिंदी नहीं जानता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, तो काहे का शिकार है? सामाजिकरण का, अतिवादिता का, हाशियाकरण का या संस्कृतिकरण का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब आपको अपने से देना पड़ेगा, अपने से इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपने CDP वगैरह में इस प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के मानकीय पक्ष हैं? समानता के मुद्दे, न्याय के मुद्दे, व्यक्तित्व के मुद्दे। व्यक्तित्व के मुद्दे यहाँ पर गलत है, A, B सही है। पहला जवाब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? राइट आंसर है यहाँ पर घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। ये राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके, अप्रोच बन सके? कहने का मतलब है मैं अगर आपको पवन ऊर्जा सिखाना चाहूँ तो इससे पहले क्या चीज़ आपको अवगत करा दूँ? वायुदाब, आर्द्रता, पवन चक्की, चक्रवात। पवन ऊर्जा को समझाना है। पवन ऊर्जा तभी आप लोग समझ पाओगे जब वायुदाब को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो। मैंने आपको पहले वायुदाब को ही बताया था, उसके बाद पवन को बताया था। वायुदाब उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र, कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी, गर्म तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होती है। ये सब मैंने आपको बताया है। तो वायुदाब समझोगे तभी तो पवन समझ पाओगे ना। पवन कैसी बहेगी, ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी, नीचे बैठ जाएगी या ऊपर उड़ जाएगी, कहाँ पर ठंडी रहेगी, कहाँ पर गर्म रहेगी। जब तक वायुदाब का आता पता नहीं होगा तब तक आप पवन ऊर्जा पर नहीं बच्चों को समझा पाओगे। तो वायुदाब को समझाना उपयोगी रहेगा। ये सही है आपका वायुदाब। नेक्स्ट, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय से परिचित कराने हेतु कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों जनसंहार पर एक वृत्तचित्र देखना, भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना, उत्तरी अमेरिका में गुलामी प्रथा पर चर्चा करना। ये सही है, क्योंकि नागरिक अधिकार आंदोलन उत्तरी अमेरिका में गुलामी प्रथा पर था। और मैंने ज्योतिबा फूले के बारे में आपको बताया था, उनकी किताब है गुलामगिरी, जो कि अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा वालों कार्यकर्ताओं को समर्पित है। ठीक, फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? प्राथमिक स्रोत क्या है? जो हम लोगों को प्रत्यक्ष देखने को मिल जाए, वही है प्राथमिक स्रोत। अशोक महान, अशोक एक वृत्तचित्र, अशोक स्तंभ, अशोक के समय कपड़ों को वाला एक संग्रहालय,
अशोक के और मौर्यों के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक अशोक स्तंभ, जो कि वर्तमान में आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। ये एक प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। अशोक स्तंभ पर अशोक के धम्म के बारे में लिखा भी गया है, तो यही सही होगा। और तो सब ये गलत हैं। किताब आपकी द्वितीयक में आती है, आपको बताता है प्राथमिक स्रोत। वृत्तचित्र भी दूसरे में आएंगे। अशोक के समय कपड़ों वाला संग्रहालय, उसमें भी चित्र वगैरह होंगे, वो भी द्वितीय में आएगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष देख लो, आंखों से छू करके देख लो, तो वो होता है प्राथमिक। आपका हो जाएगा दूसरा, अशोक स्तंभ।